नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले के 6 निजी स्कूलों पर मनमानी फीस लेने का आरोप लगाते हुए वीर नारायण सिंह भवन के समीप स्थित गढ़कलेवा होटल में छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने पत्रकार वार्ता ली। इस अवसर पर संगठन मंत्री अनीता मूलवानी, जिलाध्यक्ष सादिक रजा और अनवर सोलंकी आदि मौजूद थे। आइए सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा और मीडिया के सवालों के क्या जवाब दिए। गया जो कानून है उसको शिक्षा के अधिकार अधिनियम कहते हैं हम लोग, और राष्ट्रपति की मुहर के साथ वो कानून पूरे देश में लागू किया गया। 2010 में वो कानून लागू हुआ। तो मेरा कहना है कि कानून का पालन नहीं कर रहे थे। एक छोटा सा कानून तोड़ने पर हमको, ट्रैफिक का कानून तोड़ते हैं तो 5000 का चालान हो जाता है। कोई किसी को मारपीट देते हैं, मतलब एक क्राइम करते हैं, कानून तोड़ते हैं, उसके तहत हम पर कार्रवाई होती है। तो इतना बड़ा कानून है जो देश की संसद ने पास किया है, शिक्षा जो फंडामेंटल राइट्स है, जिससे देश का विकास होना है, क्योंकि एजुकेशन के बगैर तो व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। तो देश का और शहर का, राज्य का विकास कैसे होगा? तो उस शिक्षा को ये मनमानी तरीके से जो धंधा बनाने का काम किया जा रहा है, तो और इसको बेचा जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं देश की शिक्षा को महंगा करके देश के विकास में बाधक बनने का कार्य कर रहे हैं ये शिक्षा माफिया। और इन पर धारा 124A के तहत हम देशद्रोही की, इनके ऊपर में धारा लगाकर इनको देशद्रोही घोषित करने की मांग करेंगे आपके माध्यम से। और ये यहीं से, इस आंदोलन को हम लोग यहीं से आज गति देना शुरू करेंगे, गति प्रदान करेंगे। और इसके बाद हम पूरे प्रदेश में धारा 124A, क्योंकि धारा 124A में ये है कि देश के संविधान के खिलाफ को ना मानना, देश की जो क्या बोलते हैं, देश के खिलाफ में साजिश करना, देश में असंतोष का वातावरण पैदा करना, ये सब धारा 124A के तहत आता है। देशद्रोही की धारा जो है ये, तो ये लोग असंतोष पैदा कर रहे हैं। ये लोग कहीं ना कहीं शिक्षा के इस अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करते हुए और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किताबों पे दलाली खाई जाती है। आप समझिए, जब हम लोग पढ़ते थे तो एक किताबें 5-5 साल 6-6 साल चलती थी, किताबें बदली नहीं जाती थी। आप CBSE स्कूल जो है, हर स्कूल की किताबों का आप देखेंगे तो सिलेबस अलग अलग होगा। हर किताबों, कोई किताब जो है किसी एक शॉप से नहीं मिलेगी। तो जब बोर्ड एक है तो किताबें अलग अलग कैसी हैं? CG बोर्ड की किताबें तो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। तो CG बोर्ड के क्या स्कूल जितने हैं वो CG बोर्ड की किताबों को फ्री देती है सरकार। क्या फ्री किताबों से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है? अगर नहीं करवाया जा रहा है तो इनको भी दोषी माना जाए। तो ये सब सारी बहुत बड़ी चीजें। और ये समस्या, एक चीज समझिएगा कि मैं एक पालकों का प्रतिनिधि हूं, तो मेरे अकेले से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसमें मीडिया की जो भूमिका है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम लोगों को भी जगा पाएंगे और सरकार के कान के नीचे भी हम धमाका कर पाएंगे कि ये इतना बड़ा चीज हो रहा है। या तो आप जानते हैं या तो जानबूझ के इसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर अनभिज्ञ है इससे तो आपको हम जानकारी दे रहे हैं, इस पे कार्रवाई कीजिए। और अगर आप जानते हुए भी इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो ड्रामा है इसको बंद किया जाए। क्योंकि अगर शिक्षा फंडामेंटल राइट है तो इसको बेचने का अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं तो शिक्षा को धंधा घोषित कर दिया जाए और शिक्षा को बेचा जाए फिर। लेकिन अगर शिक्षा धंधा नहीं है तो उसको धंधा नहीं बनने देंगे। यही हमारी मांग है आपके माध्यम से। तो हमने यहाँ के, जैसे पूरे प्रदेश में विभागीय ऑडिट की हमने मांग की है। तो विभागीय ऑडिट को आप लोग समझ लीजिए, विभागीय ऑडिट क्या होता है। हर स्कूल जो है अपना खुद का ऑडिट करवाता है। उस ऑडिट में ये होता है कि वो अपने अकाउंटेंट को बुलवाते हैं, उससे ऑडिट करवाते हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से पूरा खाता तैयार करवा लेते हैं। 2012 में 13/4/2012 को पालक संघ के द्वारा एक आदेश निकलवाया गया था कि सभी शिक्षा सचिव के द्वारा, KR पिस्दा जी थे सचिव, उन्होंने एक आदेश निकाला था कि प्रत्येक विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेंगे। और दूसरा, स्कूल की फीस का संचालन जो होगा स्कूल की पालक समिति करेगी। ठीक है, ये दोनों चीज नहीं हो रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते तो ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बंगले, ये कहां से आ रहे हैं इनके पास में? क्या ये नक्सली गतिविधियों में संलग्न है, आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है, या फिर शिक्षा बेच रहे हैं? अगर शिक्षा बेच रहे हैं तो देशद्रोही का काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा को बेचा नहीं जा सकता, यानी कि कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने विभागीय ऑडिट की मांग की है, तो विभागीय ऑडिट शिक्षा विभाग करवाए। कि विभागीय ऑडिट करवाने का हमने शिक्षा विभाग को बताया कि आपको विभागीय ऑडिट किस तरीके से करनी है। आपको स्कूल में क्लास में बच्चे कितने हैं उनका अनुपात निकालना है, उनसे कितनी फीस ली जाती है, उसके अलावा फिर स्कूल में कितने बच्चे हैं उनके अनुपात के अनुसार कितनी फीस ली जाती है, उसको कैलकुलेट करना है। फिर स्कूल के खर्चों को कैलकुलेट करना है और वो खर्चों को उस आवक से
माइनस कर देना है। अगर पैसा बच रहा है तो वो कैपिटेशन फीस होगा, और कैपिटेशन फीस में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में साफ तौर पे उल्लेख है कि कोई भी स्कूल कैपिटेशन फीस वसूलता है तो उस पर 10 गुना जुर्माना का प्रावधान है, जिसके तहत केपीएस और एमजीएम जैसे स्कूलों को जुर्माना हुआ है। तो मैं ये जो आप लोग इसको जिला शिक्षा अधिकारी से पूछ भी सकते हैं कि जो ये पालक संघ के द्वारा 22/7/2024 को 7वें महीने में जो 5-6 स्कूलों के खिलाफ, जिसमें सर्वोदय स्कूल रत्ना बांधा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल साकरा है, सेंट मैरी स्कूल रुद्री रोड है, विद्या कुंज लोहर सिंह धमतरी, टैलेंट पब्लिक स्कूल है रिसईपारा, और मेनोनेट स्कूल है क्या बोलते हैं रत्ना बांधा। इन 6 स्कूलों को, क्योंकि यहाँ के 6 बड़े स्कूल हैं, इन 6 स्कूलों की विभागीय ऑडिट की मांग की है। साथ ही साथ इनका जो शिक्षण कार्य हो रहा है किन पुस्तकों से हो रहा है। अगर प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों से शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है तो उसके लिए उनको अथोराइज कौन किया है, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड है वो कहती है कि एनसीईआरटी की किताबों से आप शिक्षण कार्य करवाइए, और एनसीईआरटी की किताबें सबसे महंगी किताब जो होगी वो भी 50-60 रुपए की होती है, और इनकी एक सस्ती से सस्ती किताब होती है वो 200 से 300 रुपए की होती है। यानी कि 5-5 हज़ार रुपए की हर साल किताबों का अतिरिक्त भार दिया जा रहा है। तो सरकार को दिख नहीं रहा है या शिक्षा विभाग को नहीं दिख रहा है? उसके अलावा ये जब मन करता है ड्रेस चेंज कर देते हैं, ड्रेस को पर्टिकुलर एक शॉप से खरीदने के लिए पालकों को बाध्य किया जाता है। तो क्या है, या तो शिक्षा को, मैंने वही कहा आपके माध्यम से कि मैं कहना चाहता हूँ कि या तो शिक्षा को धंधा घोषित किया जाए या तो फिर शिक्षा का धंधा बंद किया जाए। तो ये हमने मांग की है कि इन प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो करोड़ों रुपए जो लाभ अर्जित किए जा रहे हैं तो इनकी विभागीय ऑडिट की जाए, और उसमें जो प्रॉफिट पैसे हैं, जो प्रॉफिट रकम है, उस रकम को कैपिटेशन मानते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 10 गुना जुर्माना किया जाए और इनसे वसूल करके उस पैसे को पालकों के, छात्रों के हित में लगाया जाए। अब उसके अलावा अगर आप लोग कोई सवाल और करना चाहते हैं तो। ये सिर्फ शिक्षा क्षेत्र से आपकी दुर्भावना क्या है? नहीं, दरअसल एक बात समझिए, मैं एक पालक हूँ, मैं इनका बहुत सम्मान करता था। पहले मैं इनको शिक्षाविद कहता था। मुझे लगता था कि ये जो है देश की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, देश को शिक्षित करने में योगदान दे रहे हैं। लेकिन जब मैंने शिक्षा संहिता पढ़ी 2010 के पहले, देश जो शिक्षा विभाग, जो शिक्षा चलती थी, हमारे देश का स्कूल चलता था, वो शिक्षा संहिता से चलता था। तो शिक्षा संहिता में पहले नियम चलता था, फिर अधिनियम बनाया, क्योंकि नियम के बाद अधिनियम इसलिए बनाना पड़ा सरकार को कि उनको लग रहा था कि नियम का पालन कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून का पालन करना तो सबके लिए कंपलसरी होता है। तो मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, मैं क्या दुर्भावना करूंगा? अगर ये देश के विकास में ये बाधक नहीं है तो मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर भी आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इनके खिलाफ में कर रहा हूं तो मैं देश के तरक्की में बाधक बन रहा हूं। तो इसलिए तो मैंने कहा कि इनकी विभागीय ऑडिट की जाए, पता तो चले कि ये शिक्षा को बेच रहे हैं या शिक्षा को बांट रहे हैं, क्योंकि बांटने के लिए लाइसेंस दिया गया है। और आपको बताऊं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम धारा 15 का आप लोग पढ़िएगा, उसमें साफ तौर पे उल्लेख है कि इसका क्या बोलते हैं, शिक्षण संस्था का या इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति, संस्था या क्या बोलते हैं व्यक्ति के, संस्था के लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा, ये उसमें उल्लेखित है जी। और इसी शर्त पर इनको मान्यता मिलती है जी। तो आप समझिए मान्यता की शर्त यही है जी कि आप लाभ नहीं कमा सकते हैं। राइट टू एजुकेशन में इनके करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं निजी स्कूल संचालकों के जी। क्या उनके प्रति कोई आपका दायित्व नहीं? देखिए, एक चीज समझना, सरकार समय समय पर इनके लिए पैसे जो होते हैं, जो आरटीई एक्ट में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये पैसे रिलीज करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि राइट टू एजुकेशन में एक्ट में तो ये भी लिखा हुआ है कि किताबें इनको स्कूल प्रोवाइड कराएगा। तो किताबें 5,000, जो बच्चा फ्री में पढ़ रहा है, गरीब है, वो 5,000 की किताबों को कैसे खरीद रहा है? इस पर कौन विचार करेगा? इस पर जिला शिक्षा विभाग को और शिक्षा मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए। उनको भी वही ड्रेस, जो उनको ड्रेस के लिए जो 250 रुपये और 400 रुपये का जो रकम दी जा रही है, क्या उतने पैसे में किताबें और ड्रेस उनको मुहैया करवाया जा रहा है? तो ये जरूर देखा जा रहा है कि उनका पैसा रुका हुआ है। और एक बात आपको बता दूं कि सरकारी तंत्र, आप जानते हैं, 2 साल में इनका पैसा हर 2 साल में रिलीज किया जाता है, क्योंकि कई उनकी अपनी जो है, तो इसी शर्त पे इनको मान्यता भी दी गई है और इसके लिए बाकायदा इनको पैसा रिलीज किया जाता है। और अगर इनको हर साल पैसा चाहिए तो ये अपने स्तर पर किसी भी तरीके का आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है, अपनी मांग रखने के लिए स्वतंत्र है, इनको किसी ने मना नहीं किया है जी। अभी जवाबदार राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, लेकिन 55 साल तक देश की आजादी के बाद जो सरकार रही, क्या उससे आपको कोई शिकायत नहीं? बिल्कुल शिकायत है। देश में जितनी भी व्यवस्था खराब है उसके लिए
देश में जितनी भी व्यवस्था खराब है उसके लिए पुरानी सरकार ही दोषी है। आपको बताऊं, कांग्रेस सरकार ने जरूर शिक्षा के अधिकार अधिनियम को बनाया है, लेकिन इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि देश के तरक्की से जुड़ा हुआ है मामला है। बगैर एजुकेशन के मैंने आपको बताया कि व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, तो देश का विकास और शहर का विकास कैसे होगा। तो इस पर इन्होंने सिर्फ जुर्माना जो रखा है, ठीक है जुर्माना आपने रखा है, जुर्माने के साथ साथ इन पर आपराधिक मामला दर्ज होने का 3 साल 5 साल 10 साल की सजा का भी प्रावधान इसमें रखना था, ताकि इनके अंदर में एक डर होता कि, और मैं तो कहता हूं कि जबकि शिक्षा जो है देश के विकास से जुड़ा हुआ मैटर है, तो इस पर तो मैं कहता हूं देशद्रोही का मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन आदमी अगर जिंदा ही नहीं रहेगा जी, तो एजुकेशन लेके क्या करेगा? क्या चिकित्सा क्षेत्र व्यापार नहीं है? बिल्कुल है, व्यापार है। दरअसल आप समझिएगा, हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे समाज सेवी जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, और हम लोगों को लगता है कि अगर कोई भी संस्था जो है एक एक फील्ड में काम करे और ईमानदारी से उस पर काम करे, तो निश्चित तौर पे उस पर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। जैसे आपको मैं बता दूं कि पालक संघ के आंदोलन के पहले, जैसे कुछ शहरों को बता देता हूँ, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, क्या बोलते हैं अपना दुर्ग हो गया, भिलाई हो गया, ये जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लूटने वाले एरिया इनको कहे जाते थे। यहाँ पर पहले स्कूल का जो पालक होता था ना, वो दरवाजे पे घुसता था तो उसको गेट पर रोक दिया जाता था, उसका जो गेट का गार्ड होता था वो रोक देता था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि पालक अपने अधिकारों को समझता है। पालक संघ के आंदोलन की बदौलत ही ये हो पाया है कि आज कुछ भी मनमानी होती है तो पालक क्या करता है, उनसे सवाल करता है। कुछ भी मनमानी होती है तो पालक उसके खिलाफ शिकायत करता है। लेकिन अभी और जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि मेन हमारा जो है जो उद्देश्य है शिक्षा के अधिकार अधिनियम को बनाने का, जो सरकार का उद्देश्य है, उस उद्देश्य का कि मतलब उस उद्देश्य के तहत कार्य नहीं हो रहा है, इस पे हमको आपत्ति है। ना स्कूल ने क्या किया है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिट बनाते हैं उस रिपोर्ट को शिक्षा विभाग को दे दिया है। लेकिन हमारे द्वारा शिक्षा विभाग से मांग की गई थी कि आप ऑडिट करेंगे, शिक्षा विभाग ऑडिट करेगा, उनकी ऑडिट रिपोर्ट को पालक संघ मान्य नहीं करेगा, क्योंकि उनके द्वारा फर्जी तरीके से ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो उन्होंने उनको फिर से नोटिस जारी करवाया है अभी कि उनकी ऑडिट, और अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को दोषी मानते हुए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा। और जरूरत पड़ेगा तो पालक संघ पूरे क्या बोलते हैं धमतरी जिले के एक एक स्कूल की फीस को रुकवा देगा। और आपको मैं बता दूं, पालक संघ इसमें सक्षम है। और अगर पालक संघ पालकों के बीच जाकर उनको ये कहेगा कि आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है, आपका फीस पालक संघ देगा, तो निश्चित तौर पे वो पालक संघ की बात को मानेंगे। उसके बाद अव्यवस्था पैदा होगी और उसके लिए शिक्षा विभाग और प्रशासन जिम्मेदार होगा। इन स्कूलों की लगातार पालक संघ के पास शिकायत आ रही थी कि ये मनमानी तरीके से फीस वसूली कर रहे हैं और इनके द्वारा किताबों के नाम पे और ड्रेस के नाम पे भी दलाली खाई जा रही है। तो शिक्षा अधिकारी जो श्री के क्या बोलते हैं जगदले जी हैं, उनसे पालक संघ का डेलीगेशन मिला और इन 5-6 स्कूलों के खिलाफ में की विभागीय ऑडिट करने की हमने मांग की है। स्कूल कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में साफ तौर पे उल्लेख है, उसमें ये कानून है कि शिक्षा विभाग राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जो भी आदेश जारी किए जाएंगे या जो भी उनसे डिमांड की जाएगी, उन समस्त आदेशों का पालन करते हुए ये स्कूल का संचालन करेंगे। तो अगर ये उनसे क्या बोलते हैं उनकी विभागीय ऑडिट करने जा रहे हैं और अगर वो स्कूल कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो शिक्षा अधिकारी को ये अधिकार है कि वो उनकी मान्यता को समाप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ करेगा। तो हमने 6 स्कूलों की जो मांग की है, विभागीय ऑडिट तो करवाएंगे और जो ये प्रॉफिट है, जो पैसा कमा रहे हैं, इस लूट को बंद करवाएंगे और बंद करना पड़ेगा जिला प्रशासन को, शिक्षा विभाग को, वरना आंदोलन निश्चित तौर पर हम करेंगे, धमतरी में भी करेंगे और पूरे प्रदेश में भी करेंगे। लूट और दलाली का आप आरोप लगा रहे हैं जी, लेकिन इस आरोप को अगर आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे जी, तो आपके ऊपर मानहानि की दावा हो सकता है, केस दर्ज हो सकता है। क्या इसकी जानकारी है? हाँ बिल्कुल जानकारी है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि स्कूल जो है मुझ पर मानहानि का केस करे। मानहानि का केस आपको बता दूं हाई कोर्ट में वो करेगा और हाई कोर्ट में फिर उनको तथ्य प्रस्तुत करना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। और पालक संघ के पास ऐसे सैकड़ों तथ्य हैं जिससे ये प्रमाणित कर देगा पालक संघ कि ये प्रॉफिट हजारों लाखों में नहीं कमा रहे हैं, ये करोड़ों में हर साल प्रॉफिट कमा रहे हैं। बिना प्रमाण के, बिना तथ्यों के पालक संघ ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है और ना पालक संघ का ये आंदोलन है। और हमारा पूरा आंदोलन जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत है और पूरे प्रूफ के साथ हम यहाँ इस आंदोलन को कर रहे हैं। कोई भी स्कूल अगर ये कहता है कि हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो पालक संघ के खिलाफ में कोर्ट जाए और पालक संघ के खिलाफ, नजरुल खान के खिलाफ में वो मानहानि का दावा करे, ताकि मैं कोर्ट में तथ्य प्रस्तुत करूं कि ये शिक्षा माफिया है और इनके ऊपर में माननीय न्यायालय जो है देशद्रोही का मामला दर्ज करे, क्योंकि ये देश की तरक्की में, देश के शिक्षा के विकास में ये बाधक है।
तो सारी जवाबदारी अगर सरकार ले लेगी जी। तो क्या सरकार पूरे हिंदुस्तान के स्कूलों को चला पाएगी, राज्य के स्कूलों को चला पाएगी? मैं आपको बता देता हूँ, पहले प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। पहले सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य करवाया जाता था, और जितने देश के IPS IAS और बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप उनसे जाके अभी भी पूछेंगे जो सीनियर हैं, तो वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से ही निकले हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकार ने शिक्षा को धंधा बनाया, प्राइवेट हाथों में सौंपा। उसके बाद में इन्होंने चिकित्सा को धंधा बनाया, उसको प्राइवेट हाथों में सौंपा, ताकि अपने नेताओं के, अपने अधिकारियों को ये आर्थिक लाभ दे सके। तो मेरा कहना है प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए, और हमारे सरकार के पास में, हमारी गवर्नमेंट के पास में इतने संसाधन हैं कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर इतना अच्छा हो जाएगा। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि जो केंद्रीय विद्यालय वगैरह हैं, इनसे आप शिक्षा का स्तर इनका पता कर लीजिए, तो सारे ये जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, ये भी तो सरकारी होते हैं, तो फिर इनका शिक्षा का स्तर इतना। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।